क्वेश्चन नंबर 6 में है नया टॉपिक और टॉपिक का नाम है अधिग्रहण से पूर्व एवं पश्चात का लाभ या संचय एवं हानि, सिर्फ इतना ही है, लाभ एवं संचय। कोई रोल नहीं है, हानि भी समझ लो एक बार में, है ना। लाभ रहेगा तो ऐड करते हैं, हानि रहेगी तो लेस करते हैं, इतना अंतर है बस, है ना। इसको बोलेंगे एंड पोस्ट सरप्लस एंड रिजर्व या लॉस। ये टॉपिक है आपका। तो अभी सिर्फ प्रॉफिट के बारे में समझेंगे, आगे और क्वेश्चन आएंगे लॉस वाले आएंगे, है ना। अब ये जो प्रॉफिट होता है ना, यहाँ सिर्फ प्रॉफिट के बारे में समझ रहे हैं हम, प्रॉफिट या रिजर्व, प्रॉफिट या सरप्लस या रिजर्व। इनके बारे में समझेंगे, लॉस के बारे में नहीं समझेंगे। ये जो होता है दो तरीके का होता है, जैसा नाम में है, एक तो अधिग्रहण से पूर्व और एक होता है अधिग्रहण के पश्चात। ठीक है, पूर्व का मतलब क्या है, प्री, इसका मतलब है पोस्ट। ठीक है, अधिग्रहण से पूर्व अधिग्रहण के पश्चात का मतलब है, मानो तुमने कोई कंपनी खरीदी 1 अप्रैल को, अधिग्रहण किया उसका, है ना। तो 1 अप्रैल से पहले के जितने प्रॉफिट हैं वो तो पूर्व में आएंगे, और खरीदने के बाद जितने प्रॉफिट हैं वो इसमें आएंगे पश्चात में। कंपनी तो अपना वर्क वैसी की वैसी करेगी ना, तो खरीदने से पहले फायदे कमा रही है वो इधर आएंगे, और खरीदने के बाद फायदा कमाया तो वो इधर आएगा। बात समझ पा रहे हैं यहाँ तक? ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि जो पूर्व के लाभ होते हैं उनको बोलते हैं कैपिटल रिजर्व, मतलब पूंजी संचय। और जो पश्चात के होते हैं उनको बोलते हैं रेवेन्यू रिजर्व, मतलब आयगत संचय। ठीक है, पूंजीगत जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सारी की सारी किसी की कॉस्ट में इंक्लूड होती हैं या एक्सक्लूड होती हैं। मानो कोई फर्नीचर तुमने खरीदा और फर्नीचर को खरीदने पर तुमको पूंजीगत लॉस हुआ, तो हमेशा फर्नीचर की वैल्यू में से घटेगा वो। पूंजीगत फायदा हुआ तो हमेशा फर्नीचर की वैल्यू में जुड़ेगा वो। बात समझ गए? पूंजीगत का ये मतलब है जो कॉस्ट होती हैं, जो मेन चीज़ें उनमें जुड़ेंगे, उनमें घटेंगे। लेकिन आयगत का मतलब क्या है, जो रिन्यूअल चीज़ें चलती है ना, हर महीने, हर दिन, हर सप्ताह, हर छमाही, हर साल, वो आयगत होती हैं। तो वो इनकम में जुड़ती हैं, इनकम में से घटती हैं। उनका पूंजी में जोड़ने का, पूंजी में से घटाने का कोई रोल नहीं है। अब यहाँ पूंजी किसकी बात है? पूंजीगत का मतलब है जब आप उसको खरीदते हो, किसी नई कंपनी को, है ना, जिसको एक्वायर करते हो आप, है ना, जो सब्सिडरी कंपनी रहती है, तो उसको खरीदते समय तुमको या तो कैपिटल रिजर्व होता है या गुडविल होता है ना। तो वहाँ की कैलकुलेशन में तो पूर्व का लाभ आएगा, वहाँ जोड़ना और घटाना पड़ेगा। लेकिन ये पश्चात का जो लाभ है, रेवेन्यू जो है, जो बैलेंस शीट में सरप्लस दिया होता है ना, सरप्लस, जनरल रिजर्व, लास्ट ईयर का P&L ऐसे दिया होता है, तो ये वहाँ पे जोड़ना घटाना होता है। हमको फ़ायदा है तो जोड़ो, लॉस है तो घटा दो। ये बात समझ पा रहे हैं? इसकी कैलकुलेशन किसके साथ होगी? गुडविल और रिजर्व के साथ। इसकी कैलकुलेशन किसके साथ होगी? जो रिजर्व एंड सरप्लस दिया उसके साथ में। मैं लिख देता हूँ, इसकी कैलकुलेशन कहाँ पर होगी? गुडविल या कैपिटल रिजर्व के साथ। और इसकी कैलकुलेशन कहाँ होगी? सरप्लस या
प्रॉफिट एंड लॉस के साथ। मतलब जो दिया होता है हमको रिजर्व एंड सरप्लस टोटल मिला के। बताओ ये बात समझ गए आप? कोई डाउट नहीं है? ठीक है, ये कंसेप्ट है इसका। इसको ऐड लेस करेंगे, लॉस है तो लेस, प्रॉफिट है तो ऐड। ऐसे यहाँ पे प्रॉफिट है तो ऐड और लॉस है तो लेस। क्लियर है तक बात? अब पढ़ो 6 क्वेश्चन। मैं पढ़ देता हूँ एक बार, फिर समझ में आएगी बात। देखो 31 मार्च 2017 को अनेक लिमिटेड तथा इसकी सहायक मानिक लिमिटेड का वित्तीय विवरण निम्नलिखित था। इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड दे रखा है, शेयर कैपिटल है, रिजर्व एंड सरप्लस है, एक का रिजर्व फंड दिया है, एक का सरप्लस दिया है। करंट लायबिलिटीज दी है सन्ड्री क्रेडिटर्स के नाम से, असेट्स है नॉन करंट असेट्स, टेंजिबल असेट्स, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, इन्वेस्टमेंट दिया इक्विटी शेयर इन मलिक लिमिटेड। आगे करंट असेट दिए, स्टॉक है, सन्ड्री क्रेडिटर्स है, कैश एंड इक्विवेलेंट्स है। 1 अप्रैल 2016 को अनिक लिमिटेड ने मनिक लिमिटेड के 90% अंशों का क्रय किया है। अब जब भी परसेंट वैल्यू आएगी उसमें माइनॉरिटी इंटरेस्ट आएगा, पहली बात तो ये। दूसरा, क्रय की तिथि पर मानिक लिमिटेड के लाभ हानि विवरण में 60,000 रुपये का लाभ था। 31 मार्च 2017 को संयुक्त वित्तीय विवरण तैयार कीजिए। देखो जब वो क्रय कर रहा था तो 60,000 रुपये का लाभ था। इसका मतलब क्या है, ये जो प्रॉफिट है ये पूर्व का प्रॉफिट है, खरीदने से पहले का प्रॉफिट है। और जो ऊपर दे रखा है ना P&L कितने का, 75,000 का, ये खरीदने के बाद का प्रॉफिट है। बात समझ पा रहे हैं एकदम ये? ठीक है, अब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। इसको करता हूँ मैं रफ, है ना। कैलकुलेशन होंगी इसमें काफ़ी, तो कैलकुलेशन इधर से शुरू करते हैं। 6 क्वेश्चन है ये। कैलकुलेशन ऑफ, पहले करना पड़ेगा हमको होल्डिंग रेशो, क्योंकि जब तक होल्डिंग रेशो नहीं होगा तब तक हमको पता नहीं चलेगा कितना रुपये किसको देना है। अब होल्डिंग रेशो कितने % शेयर उसने रखी है, 90%। तो होल्ड कितना है उसके पास, 90% का। सब्सिडी कितने का रह गया, 10% का। तो इस रेशो को हम लिख सकते हैं 90:10। इसका मतलब क्या हो गया, 9:1। ठीक है, चलो दूसरी कैलकुलेशन करेंगे हम प्रॉफिट की। पहले प्रॉफिट की कैलकुलेशन होगी, गुडविल वगैरह बाद में, क्योंकि गुडविल में तो प्रॉफिट आएगा, रिजर्व में प्रॉफिट आएगा। तो कैलकुलेशन ऑफ प्री, और ये वाला जो प्रॉफिट होता है ये होता है कैपिटल रिजर्व, प्री वाला। देखो क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है, जब संपत्ति उसने खरीदी थी या जब कंपनी को खरीद रहा था तब उस टाइम पे 60,000 का बैलेंस था उसके पास। तो कितने रुपए प्रॉफिट है हमारे पास, प्रॉफिट एट द टाइम ऑफ होल्ड कितना रुपया, 60,000 गिवन है। ये कभी कभी 2-3 प्रॉफिट होते हैं तो सबको जोड़ के लिखना पड़ता है, लेकिन फिलहाल सिंगल दे रखा तो सिंगल लिखो, काम खत्म, बस इतना ही, इसमें और कुछ नहीं है। दूसरा अब क्या करना पड़ेगा हमको, पोस्ट निकालना पड़ेगा फिर से एक बार। कैलकुलेशन ऑफ पोस्ट, और ये वाला जो प्रॉफिट होता है ये होता है रेवेन्यू रिजर्व। बैलेंस शीट में शो कितना है, नहीं P&L सरप्लस दे रखा है ना, सरप्लस स्टेटमेंट ऑफ P&L 75,000 शो किया हुआ है। प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस कितना, 75,000। आपको एक बात याद रखनी है कि जब भी हमको कोई करंट ईयर का बैलेंस दिया होता है ना, तो उसमें हमेशा लास्ट ईयर का बैलेंस इंक्लूड होता है। ये जो स्टेटमेंट ऑफ P&L का आंसर आ रहा है, लास्ट ईयर का बैलेंस इसमें रहा होगा, जुड़ने के बाद तो चीज़ें आगे चलती हैं। तो लास्ट ईयर में कितना था, 60,000, अभी कितना है, 75। तो इसका मतलब है टोटल 75 जो वो टोटल अभी का नहीं है, उसमें कुछ पुराना है, नया बढ़ने के बाद 75 हुआ है। इसका 60 को मैं लेस करूँगा तो नया कितना है, सिर्फ 15,000 का। इस टाइम उसने सिर्फ 15,000 रुपये कमाए हैं, 60,000 तो पुराने वाले। ये बात समझ पा रहे हैं? तो इसमें से हमको लेस करने पड़ेंगे पहले वाले पैसे। यहाँ से लेस कर देंगे कौन से वाले, प्री वाले।
कितने रुपए हैं वो? 60,000। कितने बचे? ये बोल सकता हूं मैं ऐसे, प्रॉफिट आफ्टर होल्डिंग, होल्डिंग के बाद का प्रॉफिट है ये। यहां तक बात समझ में आ रही है सबको? अब ये होल्डिंग के बाद का जो प्रॉफिट है, क्या ये पूरा प्रॉफिट होल्डिंग कंपनी को मिलेगा? नहीं, क्योंकि उसने तो सिर्फ 90% शेयर खरीदे हैं, तो 90% तो मिलेगा होल्डिंग कंपनी को, और बाकी किसको मिलेगा? 1%, सॉरी 10% किसको जाएगा? सब्सिडरी कंपनी को। ये बात समझ पा रहे हैं? टोटल मिला के 15,000 का प्रॉफिट है, इसमें से 90% किसको जाएगा? होल्डिंग को, और 10% किसको जाएगा? सब्सिडरी को। और ये किसको जाएगा? होल्डिंग को। बताओ, ये बात समझ पा रहे हैं आप? 15,000 का 90% निकालो, 15,000 का 10%, तो इसका कितना आएगा? 1,500 रुपया। इसका आएगा 13,500 रुपया। बताओ, यहाँ तक बात समझ गए? कोई दिक्कत? ये वाला पैसा कहाँ चला गया? होल्डिंग के पास। ये वाला कहाँ चला गया? सब्सिडरी के पास। होल्डिंग कंपनी का सरप्लस में दिया होता है क्वेश्चन में, उसमें ऐड करेंगे हम। और सब्सिडरी का सरप्लस कहाँ ऐड होगा? उसके माइनॉरिटी इंटरेस्ट में। उसका वैल्यू बचता है ना हमारे पास, ये वहाँ हो जाएगा। बताओ, दोनों बात समझ में आ रही है सभी को? ठीक। अब अगली कैलकुलेशन किसकी रहेगी? गुडविल की या रिजर्व की। देखो यहां लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, और गुडविल को बोला जाता है कॉस्ट ऑफ कंट्रोल या कैपिटल रिजर्व। हमको पहले से पता नहीं रहता है ना कि क्या वैल्यू आएगी, इसलिए दोनों ही नाम लिखने हैं हमको। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमको ये देखना है कि हमारे पास जो वैल्यू थी कंपनी की वो कितनी रुपए थी। देखो यहाँ पे कैपिटल ऑफ सब्सिडरी कंपनी, कितनी कैपिटल है सब्सिडरी कंपनी की? जो कंपनी खरीदी है शेयर कैपिटल है सबसे पहले 50,000 रुपये। हाँ, इसी नाम से लिखते हैं। हाँ, तो पहले कंपनी का नाम लिख दिया, इस बार मैंने सब्सिडी कंपनी लिख दिया है ना। क्या नाम है? नाम भी बता दो, क्या है? मनिका लिमिटेड। में हेल्प भी लिख देता हूँ, मनिका लिमिटेड। कितने हैं? मनिक है, मैंने मनिका लिख दिया। चलो, मनिक लिमिटेड कितना है? 50,000 की टोटल कैपिटल है, लेकिन हम खरीद कितना रहे? सिर्फ 90%। तो 90% ही लिखनी पड़ेगी हमको, टोटल नहीं लिख पाएंगे हम। तो कितना लिखना है सिर्फ हमको? एट द रेट ऑफ 90%। किसका 90%? टोटल कैपिटल का। 50,000 का 90% कितना आएगा? बताओ, ये बात समझ में आ गई? क्लियर है सबको? अब ये जब कंपनी आ रही थी तो इस कंपनी के पास में इसका पहले से एक प्रॉफिट था। कितने रुपए? 60,000 रुपये, ये जो हमने लिखी है इधर। अब जब कंपनी आएगी तो अपना प्रॉफिट साथ लेके आएगी, और प्रॉफिट साथ लेके आएगी तो उसके बदले में पैसे मांगेगी, तो ये 60,000 रुपये भी इंक्लूड करने पड़ेंगे हमको यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे इंक्लूड कर दो। कितने रुपए? 60,000। लेकिन इसका भी हमको 90% देना पड़ेगा, क्योंकि 10% तो अपने पास रख लेगी वो। जितनी आप संपत्ति बेचेंगे उतना ही प्रॉफिट बेचेंगे आप। तो किसका? 60,000 का 90% कितना आएगा? इसको ऐड कर दो, 99,000। इसको मैं बोल सकता हूं वैल्यू ऑफ सब्सिडरी कंपनी। जिस पार्ट के लिए वो सब्सिडरी बनने के लिए तैयार है उसकी वैल्यू कितनी? 99,000। अब हमको देखना पड़ेगा पेमेंट हमने कितना किया है। देखो नीचे असेट्स की तरफ लिखा होता है ना इन्वेस्टमेंट, कितने का? 90,000 का पेमेंट है। अब हमने पेमेंट कितने का किया है, या इन्वेस्टमेंट वैल्यू कितनी की है हमारी? हमारी इन्वेस्टमेंट वैल्यू 90,000 की। मैंने क्या बताया था? 99,000 हमको देने थे, 99,000 की चीज़ खरीदी, हमने दे कितना रहा है? सिर्फ 90,000। जब हम कम पेमेंट करते हैं तो कैपिटल रिजर्व, ज़्यादा पेमेंट करते हैं तो गुडविल। समझ गए? तो ये क्या है? 9,000 का क्या है यहाँ पे? कैपिटल रिजर्व। और ट्रांसफर कहाँ हो जाएगा? ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। बताओ, यहाँ तक बात समझ रहे हैं? कोई डाउट नहीं? अब एक कैलकुलेशन और रहेगी माइनॉरिटी इंटरेस्ट वाली, कि 10% तो पार्ट उसी के पास है ना अभी। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ
और माइनॉरिटी इंटरेस्ट किसका निकलता है? सब्सिडियरी कंपनी का। चलो, अब कैसे निकालेंगे? पहले तो उसकी कैपिटल, मनिक लिमिटेड फॉर 10% पार्ट, क्योंकि माइनॉरिटी में 90% तो उसने बेच दिया, 10% ही तो बचा है उसके पास, ये वाला 10%। तो 10% पार्ट किसका निकालेंगे? 50,000 का। तो 50,000 का 10% कितना आ गया? 5,000 की तो कैपिटल उसके पास बची हुई है। 60,000 का जो उसके पास प्रॉफिट था, उसमें से सिर्फ 90% प्रॉफिट तो दिया उसने, 10% का प्रॉफिट भी बचा है उसके पास। ठीक है, तो कितने का? 60,000 का 10% कितना आएगा? 6,000 रुपये। ये दोनों हो गए, आपकी कैपिटल हो गई, प्री वाला प्रॉफिट हो गया, एक पोस्ट वाला जो प्रॉफिट है आपका ये वाला, इसमें से भी तो उसको मिलेंगे 1,500 रुपये। 10% ही तो बेच रहा है। करंट ईयर के 15,000 में से 13,500 तो होल्डिंग ने ले लिए, बाकी 1,500 जो बचे वो इसके हैं। ये भी लिख दो यहाँ पे। कितने रुपए? 1,500। ये वाले हमको फाइंड आउट किए हमने यहां से, ये वाले, इनको जोड़ दो। ये वैल्यू है माइनॉरिटी इंटरेस्ट की। अब कहाँ से होगी ये? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बताओ, चारों कैलकुलेशन समझ में आ गई? अब करना है हमको क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 और सॉरी 6, और यहाँ लिखेंगे हम, तुमको इसमें बहुत सारी चीज़ सीखने को मिलेंगी। अभी तक हम ऐड करके लिख रहे थे ना वैल्यू को, वो अब नहीं लिखी जाएंगी। होंगे इन द बुक्स ऑफ जो भी होल्डिंग कंपनी उसका नाम। फर्स्ट पॉइंट है इक्विटी एंड लायबिलिटीज। शेयर कैपिटल, शेयर होल्डर फंड, बताओ जरा शेयर कैपिटल कितने की? 5,000 इक्विटी। ओके ओके, 10 रुपये का एक है तो 50,000। 50,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 10 रुपये का एक, तो कितने हो जाएंगे? 5 लाख। 5 लाख की तो कैपिटल हो गई। अगला क्या दिया है? दूसरा पॉइंट है रिजर्व एंड सरप्लस। सबसे पहले दिया रिजर्व फंड, सिर्फ एक कंपनी का दिया, दूसरी का नहीं दिया है। कितना? 250। आगे सरप्लस, P&L का बैलेंस है, कितना रुपया है? 1,50,000 प्लस 75,000। तो देखो इसमें 1,50,000 प्लस 75,000 का कुछ नहीं करना है तुमको, क्योंकि उनकी बहुत सारी कैलकुलेशन नहीं है। जिन चीज़ों की कैलकुलेशन हो जाएंगी उनको नहीं लिखना है। ये किसका सरप्लस लिखा जा रहा है? ये सरप्लस लिखा जा रहा है किसका? होल्डिंग कंपनी का। और होल्डिंग कंपनी का एक सरप्लस इधर आया था, कितने रुपए आया था? देखो 13,500। करंट ईयर का सरप्लस 13,500, वही लिखना है आपको, 13,500। कितना हो जाएगा? 1,63,500। क्लियर है तक बात? अगली वैल्यू क्या है? ठीक है, इसमें एक वैल्यू और आएगी अब,
रिजर्व में सरप्लस में माइनॉरिटी इंटरेस्ट वाली है ना। अब माइनॉरिटी इंटरेस्ट में हमने वैल्यू निकाली थी, और कितना 12,500, वो वैल्यू आई थी 12,500। गुडविल आया था, कैपिटल रिजर्व आया था, कैपिटल रिजर्व भी आएगा अभी इसमें, कितना 9,000। ये ऐसे आएंगी वैल्यू इस बार, समझ के बात। बताओ दूसरा ऐड क्या है, नॉन करंट नहीं है इसमें, नॉन करंट है नहीं, सीधा करंट लायबिलिटीज है। बताओ करंट लायबिलिटीज में क्या है, कितने, अच्छा 50,000 प्लस का 10,000, बाकी सारी वैल्यू जोड़ के लिखनी है आपको। सिर्फ रिजर्व एंड सरप्लस वाले हेड में याद रखना है, तुमको जोड़ के नहीं लिखना है। अगला क्या है, और भी इसमें नहीं है, जोड़ दो इसको जरा। 9 लाख, चेक करो जरा, ये हो जाएगा टोटल लायबिलिटीज। असेट्स की वैल्यू बनाएंगे इधर, टेंजेबल, अच्छा ओके ओके ओके, ये मैंने हेड बना लिया। फर्स्ट पॉइंट टेंजेबल, एक तो इसमें लैंड एंड बिल्डिंग है, कितना 40,000, 4 लाख प्लस 50,000, ये हो जाएगा 4,50,000। इसी में दे रखा है प्लांट एंड मशीनरी, सीधा लिखा है 1,50,000, दो वैल्यू नहीं है, सिंगल वैल्यू। आगे इन्वेस्टमेंट आएंगे नहीं इसमें, करंट असेट सेकंड पार्ट, करंट असेट्स में स्टॉक 2 लाख प्लस 40,000, ये हो जाएगा 240। डेटर्स कितना 50,000 प्लस 30, ये हो जाएगा 80,000। सी पॉइंट, कैश एंड इक्वल कितने हैं, 60,000 प्लस 15,000, 75,000। इसको ऐड करेंगे तो 9 लाख, ये हो जाएगा टोटल असेट्स। बात समझ गए।